वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को बच्चे जन्म देने के लिए कौन सा अंग और कैसे काम करता है? आप इस वीडियो को देख करके यह जान पाएंगे कि महिलाओं को बच्चे जन्म देने के लिए कौन सा अंग और कैसे काम करता है। जो भी अंग जन्म देने के लिए आवश्यक हैं वो मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में हम मादा प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मादा प्रजनन तंत्र यानी कि जन्म देने के लिए जो अंग जरूरी होते हैं वो कौन कौन से अंग हैं। तो पहला जो अंग है जिसे मुख्य अंग कहा जाता है, जिसका नाम अंडाशय होता है। ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय से जुड़ा हुआ जो एक नली होती है, पाइप होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। अंडवाहिनी। अब ये अंडवाहिनी जो है वो गर्भाशय से जुड़ी होती है, जहाँ पर बच्चे विकसित होते हैं या भ्रूण जो होता है वो प्रत्यारोपित होता है, इन्हीं गर्भाशय है। अब गर्भाशय की जो नली होती है, पाइप होती है, आगे लगी होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। ग्रीवा। और ग्रीवा का जो अंतिम बिंदु है जिसे योनि कहते हैं या वेजाइना कहते हैं। योनि। इसके अलावा एक और अंग है जो जन्म के लिए आवश्यक है, जिसका नाम है स्तन, या दुग्ध का निर्माण और दुग्ध का श्रावण करता है। तो आप देखें अगर इस चित्र में, तो ये जो स्थान है ये है योनि का। योनि से दो रास्ते हैं, एक 15 नंबर वाला अगर देखें और दूसरा देखें 12 नंबर वाला। ये रास्ता है ये है मूत्राशय, यानी कि योनि मूत्राशय से भी जुड़ा होता है और दूसरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये गर्भाशय है। क्या है ये? गर्भाशय। और गर्भाशय का जो ये रास्ता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीवा। और ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, इसे कहते हैं योनि। अब ये जो गर्भाशय होता है, इसी के बगल में क्या होती हैं? इसी के बगल में अंडाशय होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक अंगों को देखते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, गर्भाशय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है। जहाँ पर क्या होता है? भ्रूण जो है वो विकसित होता है और वहाँ पर भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है? भ्रूण जो होता है यानी कि जो बच्चा होता है वो विकसित हो जाता है। अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, साथ में कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि जनन में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसी को अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। इसको अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। ये अंडवाहिनी डिंबवाहिनी जो होती है वो अंडाशय से अंडाणु को कलेक्ट करती है, वहाँ से संग्रहित करती है, और वहाँ पर शुक्राणु से निषेचन होने के बाद में जो भ्रूण बनता है उसको गर्भाशय तक पहुँचाती है। क्या काम है? पहला तो अंडाणु को अंडाशय से लेना और साथ में उसका निषेचन करना। इसके बाद में जो भ्रूण बना निषेचन के बाद में उसको गर्भाशय तक पहुंचाना। इसके बाद ग्रीवा हमने बताया, जो गर्भाशय होता है उससे एक नली लगी होती है, जिसका नाम क्या होता है? ग्रीवा होता है। और ग्रीवा का जो अंतिम भाग है जिसे कहा जाता है योनि। योनि क्या किस काम में आता है? योनि कपुलेशन यानी सहवास और प्रसव मार्ग प्रदान करता है। इसके अलावा जो स्तन होता है, दुग्ध ग्रंथि होती है, इसका काम क्या होता है? दुग्ध का निर्माण और श्रावण। और जब बच्चा जन्म ले तो उसका शुरुआत में विकास करने के लिए दूध जो होता है माँ का, वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूट्रस। यूट्रस के बारे में आप समझिए। यूट्रस यानी कि गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं यूट्रस को? गर्भाशय कहते हैं।
ये जो गर्भाशय होता है ये उल्टे नाशपाती आकार का होता है, खोखला अंग होता है। कैसा होता है? गर्भाशय जो है उल्टे नाशपाती आकार का और खोखला अंग होता है, जहाँ पर क्या होता है, भ्रूण जो होता है वो पोषण प्राप्त करता है, संरक्षित रहता है और विकास होता है। यानी अगर गर्भाशय सही से काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर बच्चा पनप नहीं पाएगा, भ्रूण विकसित नहीं पाएगा, वो जन्म नहीं दे पाएंगी। अब जो भ्रूण विकसित होने के बाद में जन्म की आवश्यकता होती है, तो जन्म जो होता है वो जन्मनाल या ग्रीवा के माध्यम से होता है, जो अंत में वेजाइना यानी कि योनि से जुड़ा होता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है, आप ध्यान रखिएगा। भ्रूण को स्थान प्रदान करना, यानी जो निषेचन अंडवाहिनी में, डिंब वाहिनी में हुआ है, वहाँ से भ्रूण गर्भाशय में प्रत्यारोपित होगा और वहीं पर विकसित होगा। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो है ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, ये पूरा गर्भाशय है, और ये जो है ये कहते हैं, इसे श्रोणि कहते हैं या ग्रीवा कहा जाता है, और लास्ट में जो है ये योनि है या योनि द्वार कह सकते हो आप इसको। निषेचन के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, निषेचन के बाद में जो भ्रूण बनता है वो विकसित होकर के ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जिसका प्रत्यारोपण, जिसका आरोपण जो होता है, इम्प्लांटेशन जो होता है वो गर्भाशय में होता है। और साथ में जब बच्चे को जन्म लेना होता है तो जो गर्भाशय की दीवार होती है, यहाँ पे एक दीवार होती है बीच में, इसका नाम मायोमेट्रियम होता है, उसमें बहुत तेज से संकुचन होता है, जिस कारण से बच्चा यौन द्वार द्वारा बाहर आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा अंडाणु की संरचना। आप जानते हैं कि अंडाणु का निर्माण जो होता है कहाँ होता है। हमने बताया अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ये कोश की जनन कोश का होती है। अंडाशय को क्या कहा जाता है? जनन कोश का कहा जाता है। ये मादा गोनेड, फीमेल जर्म सेल होती है, मादा गोनेड्स होती है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। एक ऐसी मात्र कोशिका है जो मानव की जो नग्न आंखों से देखी जा सकती है, मतलब इसका आकार इतना लगभग बड़ा होता है कि आप इसे नग्न आंखों से देख सकते हो। अब ध्यान रखिएगा, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? माता में या महिला में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या कह सकते हो 22 जोड़ी प्लस XX होता है। तो जब अंडाणु का निर्माण होगा तो उसके पास क्या होगा? 22 क्रोमोसोम, वो 22 प्लस X यानी कि कुल मिला के 23 क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। ये 22 जोड़ी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम। यानी 22 जो होंगे आलिंगी क्रोमोसोम होंगे, ऑटोसोम होंगे, और जो एक क्रोमोसोम होगा जिसे लिंग क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम कहा जाता है या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब बात करते हैं मासिक धर्म की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग MC भी कहते हैं। महिलाओं में सबसे पहले, यानी कि जब बालिका होती सबसे पहले जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। इसकी जो अवधि होती है, रजोदर्शन जो मासिक धर्म होता है उसकी अवधि यानी उसका जो कुल समय होता है लगभग 28 दिनों का होता है। कुछ महिलाओं में अलग भी होता है, लेकिन औसतन जो है 28 दिनों का माना जाता है। इसमें शुरुआत में जिसमें मासिक धर्म कहता है, जिसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ऋतुस्राव या मासिक धर्म जो होता है 1 से 5 दिन का होता है, जिसमें महिला के गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है, सबसे अंदर वाली दीवार, वहाँ वो टूट करके क्या होती है, वो योनि के द्वारा बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं रक्तस्राव। इसके बाद में जो दूसरा चरण होता है जिसे कूपिक चरण कहते हैं या फॉलिकल फेज कहते हैं, जहाँ पर अंडाशय के अंदर फॉलिकल्स यानी जिसके अंदर अंडाणु रहते हैं उसका विकास होता है। लगभग अगले 14वें दिन तक, जिसे अंडोत्सर्जन फेज कहते हैं, अंडाणु का उत्सर्जन होता है, अंडाशय से निकलता है और वो अंडवाहिनी द्वारा, डिंब वाहिनी द्वारा
पकड़ लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर इसका निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद में ब्लास्टोमेर अवस्था में गर्भाशय में जाकर के प्रत्यारोपित हो जाएगा, जिस दौरान क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, जिसे कहते हैं लूटियल चरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लूटियल चरण कहते हैं। और यहाँ पर उस दौरान हार्मोन जो होते हैं, खास करके जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है कम हो जाएगी, और फिर से ये जो अंतःभित्ति है गर्भाशय की, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वह क्या होता है, टूट करके योनि द्वारा बाहर निकलने लगता है, जिससे फिर से मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और मासिक धर्म का चक्र जो है दोबारा प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं निषेचन और गर्भधारण की। हमने बताया कि अंडाणु का उत्सर्जन जो होता है वो अंडाशय में होता है, और अंडाणु 14वें दिन लगभग उत्सर्जित करके, यानी कि मासिक धर्म के मध्य में लगभग अंडाणु का उत्सर्जन होता है। इसलिए यदि उस दौरान कोई भी महिला समागम करती है तो निषेचन की संभावना ज़्यादा है, गर्भधारण की संभावना ज़्यादा है। अब निषेचन जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि जो डिंब वाहिनी होती है वहीं पर निषेचन होता है, हमने पहले भी आपको बताया है। निषेचन जैसे हो जाएगा, इग्मज बनेगा, और इग्मनज जो है विभाजित होकर के, यहाँ पर इग्मनज का जो विभाजन होगा समसूत्री विभाजन होगा, और ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, जो गर्भाशय में जाकर के प्रत्यारोपित हो जाएगा, और वहाँ पर वो ब्लास्टोसिस्ट गर्भधारण प्रारंभ कर देगा, यानी गर्भ में जो शिशु का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, और गर्भ विकसित होगा, जिसके बाद में जो भ्रूण है, जो बच्चा विकसित हो रहा है, वो गर्भनाल द्वारा माँ के गर्भाशय से जुड़ जाएगा, जिसके द्वारा, यानी गर्भनाल के द्वारा ही बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। क्या आपको पता था कि महिलाओं में बच्चे उत्पन्न करने के लिए कौन से अंग कैसे काम करते हैं? हमें आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।